दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी की बुक का एक चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसे लिखा था एल्फिंस डॉडेट ने। दोस्तों ये चैप्टर 1870 के एक इवेंट के बारे में बताता है जब प्रशिया ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था और वहां के स्कूलों में फ्रेंच भाषा को पढ़ाना बंद कर दिया गया था। उसकी जगह अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ये चैप्टर उसी इवेंट के बारे में बताता है दोस्तों। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। उस दिन सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। मुझे डर लग रहा था कि मुझे आज डांट पड़ेगी, और इस बात के लिए तो पक्का पड़ेगी क्योंकि मिस्टर हैमिल ने हमें बोला था कि वो आज हमें पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा भी नहीं जानता था। एक सेकंड के लिए तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और स्कूल के बाहर ही पूरा दिन निकालूं आज, क्योंकि दिन बहुत सुहाना था। जंगल में पक्षी जो हैं वो ट्विटर कर रहे थे, चहचहा रहे थे। एक फैक्ट्री जहां पर लकड़ियों को काटा जा रहा है, उसके पीछे खुले हुए खेत में प्रशिया के सैनिक जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। और ये सब पार्टिसिपल्स के जो रूल्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन मेरे अंदर ये पावर थी कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकूं, मैं अपनी इच्छा को कंट्रोल कर सकूं, और मैं स्पीड से स्कूल की तरफ चल दिया। एक पब्लिक मीटिंग हॉल था, मैं उसके पास से निकला तो बुलेटिन बोर्ड के पास में भीड़ लगी हुई थी। बुलेटिन बोर्ड एक बोर्ड टाइप का ही होता है, जैसे स्कूलों में बोर्ड होते हैं वैसे ही बोर्ड टाइप का होता है। पिछले 2 साल से जो भी न्यूज आती थी तो वो इसी बुलेटिन बोर्ड पे आती थी, खास करके बुरी न्यूज, जैसे कि हम लड़ाई हार गए हैं, या फिर सेना में भर्ती हो रही है, या फिर ऐसे कोई से भी बुरे समाचार जो थे वो उसी बुलेटिन बोर्ड पे आते थे। लेकिन उसे देख करके मैं रुका नहीं, लेकिन मन में सोचा कि क्या बात हुई होगी जो इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। फिर मैं और स्पीड से स्कूल की तरफ चला। एक वॉक्टर नाम का ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार था, वो वहां पे अपने आदमियों के साथ में वो न्यूज पढ़ रहा था। उसने मुझे पीछे से बोला कि इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ, अभी तुम्हारे स्कूल में टाइम है। मेरे को लगा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं बुरी तरीके से हाफता हाफता मिस्टर हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। बेसिकली जब स्कूल शुरू होता है तो इधर उधर भगदड़ मच जाती है, शोर शराबा होता है चारों तरफ। बाहर गली तक आवाज सुनाई दे, मेजों का खुलना बंद होना, अपने कानों पे हाथ रख करके स्टूडेंट जोर जोर से आवाज में अपने लेसन्स का रिवाइज करते हैं, और टीचर्स जो हैं अपने मेज को बजाते हैं। लेकिन आज सब कुछ शांत था, आज ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं तो सोच रहा था इसी शोर के बीच में मैं पहुंच जाऊंगा अपनी क्लास के अंदर, अपनी मेज तक, किसी को दिखूंगा भी नहीं। लेकिन उस दिन ऐसे लग रहा था जैसे संडे का दिन हो। खिड़की में से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, वो अपनी जगह पर थे। मिस्टर एम हैमल अपने लोहे की स्केल को बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे, और मुझे वो दरवाजा खोल करके सामने अंदर जाना पड़ा। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, मुझे इतनी शर्म आ रही थी और मैं इतना डर गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर एम हैमल ने मुझे बड़े प्यार से देखा, प्यार से कहा कि बेटा फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। मैं बेंच के ऊपर से छलांग लगा करके अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। मैं थोड़ा डर पे कंट्रोल आ गया था मेरा, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस नहीं की कि आज सर ने हरे कलर का कोट, झालरदार शर्ट और ब्लैक कलर की छोटी सी टोपी पहन रखी थी सिल्क की, और चारों तरफ वहां पे डेकोरेशन हो रखी थी। और इस ड्रेस को मिस्टर हैमल स्पेशल ओकेजन्स पे ही पहनते थे, यानी कि मतलब कुछ स्पेशल अवसर हुआ ना तभी पहनते थे। और पूरा स्कूल बहुत ही स्ट्रेंज और सीरियस लग रहा था। और सबसे ज्यादा मैं हैरान इस बात को देख करके हुआ कि पीछे की जो बेंचें हमेशा खाली रहती थी वहां पर गांव के लोग आकर के बैठे हुए थे। एक त्रिकोणी सी टोपी पहने हुए एक बूढ़ा, एक मेयर और पोस्ट मास्टर वगैरह सब बैठे हुए थे। वो हॉस्टर बच्चों को पढ़ाने वाली एक बुक लेकर के आया, जिसके किनारे जो हैं वो गंदे हो रहे थे पेज को उलटने की वजह से अंगूठों से। और उस बुक को उसने अपने घुटनों पर खुला रखा हुआ था, जिस पर उसका चश्मा पड़ा हुआ था। और मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, तभी मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और बहुत ही सीरियस होकर के, जैसे मुझे उन्होंने बोला था सीरियस होकर के बैठा, अपनी बेंच पर जाकर के बैठ जाओ, वैसे ही बहुत ही सीरियस होकर के बोले कि बच्चों, आज मैं लास्ट लेसन तुमको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बर्लिन से एल्सॉस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाने का ऑर्डर आया है। तुम्हारे नए टीचर कल से आ जाएंगे, और ये फ्रेंच भाषा में जो है वो तुम्हारा आखिरी पार्ट है, तो इसको बहुत ही सीरियस होकर के पढ़ना। उन्होंने जो ये कहा तो मुझे ये सुनकर के एकदम करंट सा लग गया। मैंने कहा कि कितने दुष्ट लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं ये लोग। अच्छा, तो मीटिंग हाउस के बाहर उन्होंने यही न्यूज
लगाई थी। फ्रेंच लैंग्वेज में मेरा लास्ट लेसन है ये। अरे मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था इस लैंग्वेज को, और आगे कभी भी इसको नहीं सीख पाऊंगा। मुझे यहीं पे रुकना होगा। मैं अपने लेसन को याद किए बिना पक्षियों के अंडे ढूंढता था, फिसल पट्टी पे फिसलता था। थोड़ी देर पहले मेरे को ये बुक्स बोझ की तरह लग रही थी, बहुत ही इनको उठाने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब ये मुझे मेरे पुराने दोस्त की तरह लग रही है, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। और मिस्टर एम हैमल वो जा रहे हैं, उनका आज लास्ट लेसन है। उनसे मैं आज के बाद कभी नहीं मिल सकूंगा। और स्पेशली उनका डंडा, वो कितने बैड टेम्पर्ड है, मैं ये सब कुछ भूल चुका था। बेचारे हमारे सर, इस लास्ट लेसन के लिए उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहने। और अब मैं ये भी समझ गया था कि मेरी क्लास में पीछे की तरफ ये बूढ़े लोग बैठे क्यों हैं। इसलिए क्योंकि इन्हें भी बुरा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा स्कूल नहीं गए थे। हमारे टीचर की 40 साल उन्होंने जो निष्ठा से यहां पे सेवा की, पढ़ाया, उनको थैंक यू बोलने के लिए। और ये देश उनका नहीं था, अब वो इस देश को सम्मान देने के लिए ये उनका अपना तरीका था। मैं इन सब के बारे में ही सोच रहा था, तब मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम लिया। अब मुझे कुछ बोलना था। मैं बहुत अंदर से मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पार्टिसिपल के रूल को इन सब के सामने जोर जोर से साफ साफ बोलूं, बिना किसी गलती के। लेकिन शुरू के वर्ड्स में ही मैं उलझ गया, और वहां पे खड़ा खड़ा मैंने मेज को पकड़ ली, और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और ऊपर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने सुना कि मिस्टर एम हैमल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं बेटा फ्रेंच, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो ऐसा है, रोज रोज हमने खुद से कहा है कि अरे हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल सीखेंगे, और अब तुम देख सकते हो हम लोग कहां आ गए। और यही हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम हर बात को कल सीखने के लिए टाल देते हैं। अब बाहर के लोग तुमसे बोलेंगे, उनको मौका मिलेगा कि तुम फ्रेंच होने का नाटक क्यों करते हो, ना तुम अपनी भाषा को लिख सकते हो, ना तुम पढ़ सकते हो। लेकिन बेटा फ्रेंच, तुम अकेले बुरे नहीं हो, हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए हम खुद को दोष दे सकें। तुम्हारे पेरेंट्स तुमको पढ़ाने के लिए इतना कोई उत्सुक नहीं थे, वो तुम्हें फार्म में आरा मशीन पर काम करवाना चाहते थे ताकि उनको थोड़ा सा पैसा मिल सके। और मेरा ही सारा दोष है कि मैंने तुम्हें लेसन पढ़ाना चाहा, बल्कि मुझे तो तुम्हें अपने बागों में फूलों को पानी देने भेजना चाहिए था। और जब जब मैं मछली पकड़ने जाया करता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। ऐसे ही बहुत सारी बातें कहने के बाद मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, बहुत साफ है ये भाषा, बहुत तर्क है इस भाषा में, और तुम लोग बच्चों इस भाषा को एकदम सेफ रखना, इसको भूलना मत। क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो अगर वो अपनी भाषा से बंधे रहते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि किसी जेल की चाबी, जिस जेल में वो बंद है, उसकी चाबी उन्हीं के पास है। फिर उन्होंने ग्रामर की एक किताब खोली और एक लेसन हमको पढ़ करके सुनाया। मैं ये चीज देख करके बहुत हैरान था कि मुझे ये लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था। उन्होंने जो कुछ भी कहा बहुत सिंपल लग रहा था मुझे। मैं ये सोच रहा था कि आज से पहले मैंने उन्हें कभी इतने ध्यान से नहीं सुना, और उन्होंने कभी इतने शांति से कभी भी किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे टीचर जाने से पहले सब कुछ ही हमें दे जाना चाहते थे। जो कुछ भी वो सिखा सकते थे, जो कुछ भी हमारे दिमाग में डाल सकते थे, वो डाल के जाना चाहते थे। ग्रामर के बाद हमें लिखवाया गया। उस दिन मिस्टर हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपियां थी। वो कॉपियां ऐसे लग रही थी जैसे उस दिन स्कूल में सारे के सारे छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, और हमारी मेजों के ऊपर वो स्टिक से लटका दिए गए हों। वो देखने लायक सीन था कि सभी की सभी अपने काम में लगे हुए थे, और सब कुछ कितना शांत था। कागज पर पेन चल रहे थे, सिर्फ उसी चीज की आवाज थी वहां पे। एक बार तो कुछ कीड़े उड़कर के अंदर आ गए, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। वो अपनी मछली पकड़ने वाला कांटा जो होता है ना, उसका स्केच बना रहे थे। ऐसे लग रहा था वो स्केच भी फ्रेंच भाषा ही हो। ऊपर कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। मैंने सोचा कि क्या इन कबूतरों को भी जर्मन बोलने पर मजबूर किया जाए। मैं लिखते हुए जब कभी भी ऊपर देख रहा था तो मिस्टर हैमल एकदम स्थिर चुपचाप बैठे हुए थे। वो कभी किसी चीज को घूरते तो कभी किसी चीज को घूरते। ऐसे लग रहा था जैसे वो सब चीजों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हो।
जरा सोचो, 40 साल से वो इसी जगह पर थे। उनका बगीचा जो था वो उनकी खिड़की के बाहर था। सिर्फ मेज और कुर्सियां ही घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। अखरोट के पेड़ लंबे हो गए थे और वो बेल जिसको उन्होंने अपने हाथों से लगाया था वो भी लंबी हो गई थी। वो बेल खिड़की से होती हुई छत तक पहुंच गई। छोड़ते हुए और ऊपर छत पर उनकी बहन जो उनका सामान पैक कर रही थी, उसकी आवाज सुनकर के बेचारे उनका दिल टूट गया, क्योंकि कल उनको ये देश छोड़ करके जाना था। लेकिन हर एक लेसन को उनमें एंड तक सुनाने की हिम्मत थी। लिखने के बाद उन्होंने हमें हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। फिर छोटे बच्चों ने जोर जोर से 12 खड़ी बोली। पीछे की तरफ हौसर ने अपना चश्मा पहन लिया और अपनी किताब को हाथ में पकड़कर वो भी 12 खड़ी बोल रहा था। आप ये देख सकते हैं कि वो भी रो रहा था, उसकी आवाज भी कांप रही थी और उसे सुनकर के थोड़ी हंसी भी आ रही थी, थोड़ा रोना भी आ रहा था। वो आखिरी लेसन मेरे लिए बहुत ही यादगार था। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज गए। फिर एंजेलस जो कि प्रेयर की घंटी थी वो बजी। उस टाइम पे प्रशिया के सैनिकों की आती हुई जो ट्रम्पेट की आवाज है वो हमें सुनाई दी। एम हैमल पीले पड़ गए थे। वो अपनी कुर्सी पर खड़े हुए और इतना आत्मविश्वासी हमने उन्हें कभी नहीं देखा था। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं किसी बात पर से उनका गला जो है वो रुक गया था। वो अपनी बात को पूरा नहीं बोल सके। वो पीछे बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से बड़े बड़े अक्षरों में जितना वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा कि फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो रुक गए, अपना सिर दीवार की तरफ टिका लिया और हमारी तरफ उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है।